नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2024 का ये चुनाव है और चुनाव बड़ा धुआंधार है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एनडीए के लिए 400 पार वाला नारा है, और एक तरफ इंडिया अलायंस है जो ये कह रही है कि इस बार तो बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए आज इस चुनाव मंच के माध्यम से हम करने वाले हैं चर्चा, इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, अब की बार बनेगी किसकी सरकार। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं जो बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, और शिवसेना के उद्धव गुट की ओर से प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो इंडिया अलायंस की ओर से पक्ष रखेंगी, अपनी पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगी। और मैं ये चर्चा शुरू करूं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं, दिस इज अ फेस ऑफ। जी हाँ, यहाँ पर बात होगी बिना लाग लपेट होगी, कोई लफाजी नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। और अब हम अपना राउंड नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल आप दोनों ही प्रवक्ताओं के लिए, गौरव जी आपके लिए भी और प्रियंका जी आपके लिए भी। इस बार दावा बड़ा जबरदस्त किया जा रहा है, एनडीए 400 पार। गौरव जी, क्या एनडीए 400 पार हो जाएगी? सभी को नमस्कार। और एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, कोई ऐसी ताकत नहीं बनी है जो नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोक दे, क्योंकि उनने अपना तीसरा जो टर्म है वो कमाया है अपनी मेहनत से। और असंभव को जो संभव कर दे, असंभव को जो संभव कर दे, उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। और जब मैं आपके समक्ष आता हूं तो मैं बताना चाहूंगा, ये उधर खड़े हैं इंडिया अलायंस वाले, कहते थे अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ। अब हटा दिया तो कहते हैं क्यों हटा दिया, बहुत दर्द हो रहा है। असंभव था, संभव किया नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बात, भव्य राम मंदिर, ताने कसते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम कहते हैं मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है और तुमको भी बुलाया है। लेकिन पुण्य किए होते तो जा पाते, डर गए और वहां जा भी नहीं पाए। तीसरी बात, हमारा संविधान कहता है अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 75 साल 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, हिम्मत नहीं हुई कि लागू कर पाए, वो भी लागू किया, असंभव को संभव कर दिया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, उत्तराखंड में लागू हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं 30 सेकेंड और 30 सेकेंड में ही सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, जब जीतेंगे मोदी 4 जून को इटली जाना पड़ेगा कार्टून को। आप देखिएगा 4 जून स्वर्णिम युग जो चल रहा है, मोदी जी आगे बढ़ाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे, जिसमें दम हो रोक के दिखा दे। आपने 6 सेकंड पहले जमा आपने कर लिया अपने लिए 6 सेकंड। प्रियंका जी, इट्स योर टर्न, क्या आपको चुनेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं उनके स्तर तक तो गिर नहीं सकती हूँ जहाँ किसी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को कार्टून कह दूँ। इतना तो सम्मान मैंने सीखा है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। दूसरी बात मैं कहूँ, उन्होंने अपने शुरुआती कमेंट में कहा दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो नरेंद्र मोदी जी को हरा पाए। तो यानी आप कह रहे हैं इलेक्शन में जनता के पास कोई ताकत ही नहीं है, जनता निर्णय ही नहीं ले सकती है, निर्णय जो लेगा वो ईवीएम लेगा, और ईवीएम को आपने सेट कर दिया है, इसलिए आप इस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। भाई साहब, जनता की ताकत को अंडरमाइन मत करिए। जनता ही है, जनता जनार्दन ही है जिसने इंडिया शाइनिंग को भी धूल चटाई थी। उन्होंने कहा था जिस तरीके का चुनावी प्रचार आपने किया था, जनता ने ही आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया। अभी इस डिबेट से पहले मैंने एक हमारे जो सुधांशु जी हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड बूस्टर। आपको याद दिला दूं, थर्ड बूस्टर जो था ना वो ऑप्शनल था, वो कंपल्सरी नहीं था। तो हो सकता है फर्स्ट 2 राउंड ये जीत गए हों, थर्ड राउंड में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। और मैं इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूं कि मैं जनता की ताकत को कभी अंडरमाइन नहीं करूंगी। जनता जनार्दन है, वो भुक्तभोगी है, वो देख रही है महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, जिस तरीके से महिलाओं पर बढ़ता हुआ वार हो और बेरोजगारी हो, वो जनता देख रही है और जनता ही इसका निर्णय लेगी। आज ही मैं सवेरे जब मैं आ रही थी दिल्ली, मुंबई से दिल्ली आ रही थी, वहाँ पर सबसे पहले अखबार में जो फ्रंट पेज हेडलाइन थी
वो ये था, जो 70,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सिंचाई घोटाले में, आज सवेरे ही उनको क्लीन चिट दे दी गई है। ये होता है भ्रष्टाचार। जब प्रजातंत्र को ही आप खत्म करने की कोशिश करो, जब संविधान को ही मिटाने की कोशिश करो, इससे बड़ा देश के खिलाफ भ्रष्टाचार कुछ और हो ही नहीं सकता जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के सामने रखा है। इसलिए इनकी हाथ तय है। जबरदस्त। मैं उत्तर दे, हालांकि नहीं, अभी यही तो मजा है फेस ऑफ का कि आप लोगों को एक दूसरे के लिए काउंटर करने का भी पूरा मौका मिलेगा, लेकिन ये है इस फेस ऑफ का राउंड 2। एक मुद्दा मैं फिर से रखती हूं आप दोनों के सामने। हिंदुत्व का मुद्दा, सनातन का मुद्दा 2024 के चुनाव में बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है प्रियंका जी, गौरव जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि असली हिंदू कौन? गौरव जी, आपकी पार्टी बार बार ये कहती है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, हम असली सनातनी हैं, वो नकली सनातनी हैं, वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले हैं। ये असली नकली हिंदू क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी को याद करके बताता हूं कि भव्य राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या में ही बनेगा, और पूरा किया ये सपना तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उज्जैन में हमने देखा महालोक, कैसे हमने वहां पे पूरा बदल दिया नजारा। हमने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि हिंदू आतंकवादी नहीं है, हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है, और बहुसंख्यक होके भी वो कहता है कि हम पंथ निरपेक्षता को अपनाते हैं, हमारा संविधान कहता है हम सेक्युलर हैं, ये है हिंदू। और ये कहते थे कि हम लोग आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवाद। मैं आपको बताता हूं नकली क्या होता है। नकली ये होता है, बाला साहब ठाकरे जी से बड़ा नेता तो कोई शिवसेना उद्धव में आया नहीं। वो कहते थे हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। आज मैं पूछना चाहता हूं उस बाप को जो हमारे लिए भी बहुत आदरणीय है, कितना दर्द होता होगा कि उद्धव ठाकरे चुनाव हमारे साथ लड़े, पूर्ण बहुमत आया और यू टर्न मारा, पलटू राम बन के घुस गए घमंडिया में। और घमंडिया में ऐसे गए कि आप इनसे पूछिए, वीर सावरकर जिनके पैरों की धूल नहीं है, राहुल गांधी, वो कहते हैं मैं वीर सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा। उद्धव ठाकरे के मुंह में दही जमी हुई थी। और हमारे सामने कोई कह के दिखाए, हम बोलते हैं वीर सावरकर वो है जो हमारा आत्मसम्मान है, बात करना है, उनका अपमान होता है तो मुंह में दही क्यों जम जाती है। ये है नकली हिंदू। नकली हिंदू वो है जो बंद गले के कोट पे जनेऊ पहन के केवल चुनाव में हिंदुओं की बात करता है। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। तो ये जो सवाल उठाए इसका उत्तर जरूर ले लीजिएगा। गौरव जी, प्रियंका जी, बाला साहेब ठाकरे की बात हुई तो उन्होंने तो खुद कहा था कि हाँ, उस ढांचे को गिराने में मेरा हाथ पैर सब कुछ था। बिल्कुल, और मैंने ये बाकायदा पार्लियामेंट में भी कहा है, और पार्लियामेंट में गर्व से कहा है कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है और यह हमारा हिंदू धर्म है जिसने इंतजार किया, लीगल प्रक्रिया को फॉलो किया, और लीगल प्रक्रिया फॉलो करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई तो हमने ये जीती है। और मैंने गर्व से ये भी कहूंगी कि 2018 में चुनाव से पहले बाकायदा हमने ही भारतीय जनता पार्टी को अलायंस में रहते हुए याद दिलाया कि आपको मंदिर का जो लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मंदिर बनना चाहिए। 2019 से पहले आपको ये संकल्प करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए। हमारी पहली पार्टी थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, ये लोग तो भागे दौड़े फिर रहे थे, ये कोई वहाँ पर मंदिर नहीं पहुँचा था। रामलल्ला के दर्शन मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने ही किए थे सबसे पहले, और मंदिर को जो चंदा दिया था पहले भव्य मंदिर बनने का, वो हमारी पार्टी ने किया था। ये मुझे इस बात का गर्व है। पर क्योंकि ये मेरी राजनीति का विषय नहीं है, ये मेरे धर्म का विषय है, ये मेरी आस्था का विषय है, ये मेरी पार्टी का विषय है, ये मेरी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ी है इसका विषय है, इसलिए आज मुझे भी उस बात की खुशी होती है। दुख इस बात का होता है कि जब भव्य राम मंदिर तैयार हो जाता है तो उस पर किसको न्योता दिया जाए, किसको न्योता नहीं दिया जाए, उस पर राजनीति करते हैं। दुख इस बात का है। आप मुझसे कहते हैं कि हमने वीर सावरकर जी के बारे में नहीं कहा। मैं कहूँ गौरव भाटिया जी, इस अलायंस में रहकर भी वीर सावरकर जी के लिए हम 2019 से कह रहे हैं उनको भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हैं। आप भारत रत्न नहीं दे रहे हैं, ये आपका रवैया है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, आप उनका नाम लेकर राजनीति करते हैं। अब रही बाला साहेब ठाकरे जी की बात, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा कहा कि जो सच्चाई होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा।
प्रतिभा पाटिल जी के साथ कौन खड़ा हुआ था आपके साथ अलायंस में रहकर? हमने गर्व से वोट किया था क्योंकि वो महाराष्ट्र की पुत्री थी। प्रणब मुखर्जी को किसने वोट किया था बीजेपी के अलायंस के खिलाफ जाकर? आज हमारा सामना का कोई भी आप अखबार पकड़ लीजिए, जहां गलत कहे गलत कहेंगे, जहां सही है सही कहेंगे। हम चमचे नहीं बनकर रहेंगे या घुटने नहीं टेकेंगे। अब आ रहा है हमारा फेस ऑफ का राउंड नंबर 3। सवाल आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो फिर संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। कहां लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में कि संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है बड़ी स्पष्टता से कही है, और उसका सार क्या है? सार ये है, जो कहते हैं कि भारत की संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, मनमोहन सिंह जी ने कहा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देखिए, वो कहते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आपकी संपत्ति है उसको बांट देंगे। तो जब पहला हक संसाधनों पे मुसलमानों का है, इनकी सोच है, तो आपकी संपत्ति, आपका मंगलसूत्र लेके किसको देंगे? उन्हीं मुसलमानों को देंगे, चाहे वो घुसपैठिए रोहिंग्या क्यों ना हो। और जब आप बात करती हैं, आप इनके मैनिफेस्टो को पढ़िए, कांग्रेस के। ये तो अभी तक मैनिफेस्टो ही रिलीज नहीं कर पाए, बन रहा होगा। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। एक बार मुंह से कह सकते हैं ये मुस्लिम वाद की भारत में कोई जगह नहीं है, नहीं कह पाएंगे। और मंगलसूत्र पे कहता हूं, ये वो लोग हैं, जब मंगलसूत्र टूटा हमारी बहन का बाटला हाउस में, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए, तो सोनिया गांधी रोई थी, लेकिन वो शहादत पे नहीं रोई थी इंस्पेक्टर की, वो रोई थी क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे। मंगलसूत्र की बात इसलिए होगी, संदेश खाली में पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, बहनों का मंगलसूत्र छीन लिया जाता है, लेकिन ये रोते नहीं है। ये जो अपराधी हैं शाहजहां शेख, 55 दिन तक उनको संरक्षण देते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, यहां तुष्टीकरण नहीं, मोदी जी का मंत्र है संतुष्टीकरण, सशक्तिकरण। और इसीलिए ये मोदी जी के कद के सामने बौने बनते जा रहे हैं। इनसे पूछेगा कितनी सीटें आएंगी, एक बार बता नहीं पाएंगे, हमारे पे उंगली उठाएंगे, तंज कसेंगे। हम तो कहते हैं 400 पार। आप बताइए, इंडिया अलायंस और उद्धव की जो सोनिया सेना है उसकी कितनी सीटें आएंगी? प्रियंका जी, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो क्या ऐसी परिस्थिति में मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी? सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, मंगलसूत्र की बहुत बार बार बात हो रही है। इनको संदेश खाली की महिलाएं याद आई, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी याद है। पर क्या आप लोगों को यहाँ पे पता है कि आज आरबीआई का ही डेटा बताता है कि सोने पे कितने लोगों ने कर्ज लिया है अपना सोना बैंक्स को देकर? सबसे अगर रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा होगा तो इन्हीं की सरकार ने तोड़ा होगा। आज महिलाओं को अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है क्योंकि पढ़ाई हो बच्चों की या हेल्थ के इश्यूज हो, हर तरीके से जो महंगाई अपरंपार बढ़ी है। कहा था महंगाई खत्म करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो महंगाई अपरंपार। अब देखिए ऐसा है, हमारा मैनिफेस्टो आए ना आए उसकी चिंता ये ना करें, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल करें हमारी पार्टी के लिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर मेरे राज्य में कहा होता तो इनको वहीं के वहीं खरी सुना देती, पर इनके स्तर पे मैं गिरना नहीं चाहूँगी। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर आई हूँ। मीनाक्षी जी, अगर आपकी अनुमति हो, सोशल जस्टिस और इक्विटी के 2 पेजेस में आपको दे रही हूँ जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उसमें आप मुझे बताइए कहाँ माइनॉरिटी तुष्टीकरण हो रहा है। ये माइनॉरिटी तुष्टीकरण मोदी जी के दिमाग में है, क्योंकि हम महिलाओं पे हो रहे अन्याय पे हटाएं, हम महंगाई से हटाएं, हम इनके भ्रष्टाचार से हटाएं, क्योंकि इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार नहीं बनी जहाँ पे उन्होंने प्रजातंत्र के उसूलों को दाव पे डाल दिया हो। ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सबका इस्तेमाल कंपनी से लूट कर भी और पॉलिटिकल पार्टीज पे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर भी इन्होंने मिसयूज किया है। एक गाड़ी बन गई है 4 पहिए की, जिसमें एक ईडी है, एक सीबीआई है, एक आईटी है और अब इलेक्शन कमीशन भी शामिल हो गया है, और उसके ड्राइवर है नरेंद्र मोदी जी। अगर ये चारों पहिए अगर फ्लैट हो जाते हैं ना, हवा निकल जाती है, मोदी जी भी हारेंगे और मोदी जी को भी अपनी ड्राइविंग सीट से हटना पड़ेगा, और वही होने जा रहा है क्योंकि जनता ही ये निर्णय लेने वाली है।
आप ये जरूर दीजिएगा, जरा पढ़ लें, मैं पढ़ लिख कर आया करें तो ज्यादा ठीक देखिए है। हम तीसरे राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम राउंड 4 पर आ गए हैं। ये राउंड 4 है, ये खुला मंच है। आप दोनों ही प्रवक्ताओं के लिए, चाहे इंडिया अलायंस की ओर से प्रियंका जी बोलना चाहें या बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से आप बोलना चाहें, मत रखना चाहें, ये खुला मंच है आप दोनों के लिए, एक दूसरे का वार पलटवार के लिए। लेकिन ये पहले मैं इक्विटी और सोशल जस्टिस ये बात आगे बढ़ा नहीं देती हूँ। प्रियंका जी ने पढ़ेंगे, नहीं बताया पढ़ेंगे, है। पढ़ने से ही तो दिक्कत है। आज हमारे बच्चों को पढ़ लिखा देंगे तो इनको दिक्कत हो ठीक है, जाएगी। गौरव वो जी का व्हाट्सएप turn है। यूनिवर्सिटी मैं से उत्तर नहीं दे पढ़ सकता पाएंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सही ज्ञान में अंतर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको चलिए, दिक्कत क्योंकि है। ये राउंड सवालों का है तो पहला सवाल जो प्रियंका चतुर्वेदी की ओर मैं से आया उत्तर दे है देता आपके हूँ और पास, सारे सवालों का उत्तर दे दूंगा। कि आप झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं। देखिए ऐसा है, छात्र होता है एग्जाम से पहले पूरे साल पढ़ा नहीं होता तो वो कागज लेके घूम रहा होता है कि अभी पढ़ लूंगा, जल्दी से बताऊंगा। जो अपना होमवर्क करके आते हैं, मैं आपको बताता हूं कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जहां माइनॉरिटी का उन्होंने चैप्टर दिया है वहां लिखा है बहुसंख्यकवाद दिखा की देते हैं। भारत में कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये लिखा है कि पर्सनल लॉज को हम और मजबूत करेंगे। इसका मतलब मोदी जी, बीच में मत बोलिए मैडम, बौखलाई हुई है माइक क्या? पे भी नहीं हूँ भाई साहब, आराम इनसे बात कर रही हूँ। आराम आप से। अपनी मैसेज ठीक है, दीजिए खुला ना। मंच है, मीनाक्षी लेकिन जी, लेकिन खुद समय ही अटक उतना रहे है। हैं तो मेरी गलती वो नहीं 3 है। मिनट है, हाँ, समय धन्यवाद। जाया नहीं वो होना अपनी चाहिए। बारी अपना में जवाब दें बोलेंगे। और जल्दी से अपना सवाल भी पूछें। खुद प्रियंका अटक जी। रहे हैं, मुझ पे दोष दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि ट्रिपल तलाक अपराध है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे गैर संवैधानिक बताया। ये लोग वापस लाने की बात कर रहे हैं, इनके लिए बहु विवाह और साथ साथ हलाला ये ठीक है। और ये बात कर रही थी, गाड़ी है, टायर वायर बता रही थी। एक घमंडिया की भी गाड़ी है, उसमें टायर है, उसमें विंडशील्ड है, बॉडी में जंग लगा है। सर, तो सवाल भी जनता पूछना आके है। कह रही है भैया इसमें इंजन कहाँ है? कहे इंजन अभी लाएंगे चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। ये है घमंडिया की गाड़ी। और इन्होंने एक बात कही, मीनाक्षी जी इस पे अंत करूंगा, इन्होंने बार बार स्तर की बात करी है। स्तर की बात कम से कम आपके सवाल। मुंह से मैडम अच्छे नहीं लगती है। सवाल, सर। मैं आपको इनका स्तर दिखाता हूं पार्टी का, मैडम का सर, नहीं। सवाल भी तो पूछ लीजिए, जवाब देना होगा मैं इन्हें। पूछ लूंगा, पहले ये जरूरी है। इसलिए जो उद्धव ठाकरे संवैधानिक पद पे रह के दूसरे मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहते हैं कि जूते मारेंगे अगर आए यहां पे। जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत कहते हैं विधायकों के लिए वापस महाराष्ट्र में आए तो 40 शव मिलेंगे। जो कंगना रनौत एक महिला के लिए कहते हैं उखाड़ दिया, और वो जो है नोटी है, नोटी। अब आप मुझे बताइए, शब्दों की मर्यादा खुद नहीं रखी। और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं आपका जो सवाल क्या संसद है? में अंदर जाते हैं सर, तो आपका पहले सवाल माथा समय अपना चला टिकाते जाएगा। हैं। आपका हाँ, सवाल भी पूछ लेते हैं, 10 मैं सेकंड में। एडिशनल टाइम आपको हाँ, दूंगी। हाँ। ये मेरे छोटे छोटे सवाल हैं, जनता के मन में भी जिज्ञासा है, हमें पता चल जाए। पहला तो मैंने पूछा कि बाला साहब ठाकरे ठीक हैं या उद्धव ठाकरे की सोनिया के सामने कौन झुकता है। दूसरी बात, सीए पे इनका स्टैंड जानना चाहूंगा मैं, ठीक है। पूरा देश जानना है। तीसरी बात, धर्म के आधार पे आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है, उद्धव ठाकरे जी का क्या कहना है? एससी एसटी ओबीसी की जो सीट्स हैं वो लेके मुसलमानों को दे दी जाए, जो गैर संवैधानिक है, क्योंकि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता। और अंत करूंगा, वीर सावरकर जी वाले पे कुछ बताया नहीं। वीर सावरकर जी का अपमान हो गया और उसके बाद भी उद्धव ठाकरे वही हैं। और हाँ, भारत रत्न देने की बात है, अभी भी दिया है। और आगे नरेंद्र मोदी जी ही वो व्यक्ति 3 हैं मिनट जो आपने ले वीर लिए। सावरकर जी को भी अगर भारत रत्न गौरव जी, देंगे तो आपने नरेंद्र 3 मोदी मिनट जी ले देंगे। लिया। मुझे धन्यवाद। 3 मिनट जो है प्रियंका जी को भी देना होगा। सीए को लेकर स्टैंड पूछ रहे हैं और वीर सावरकर को लेकर भी सवाल था। सबसे पहले तो मीनाक्षी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने पढ़ ही लिया होगा एटलीस्ट, आप तो ओपन माइंडेड, आप पढ़ लेंगी। देखिए, है ना? आप ये बात सच है। 1 मिनट में आप बीच में मत बोलिए। अब देखिए, आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। देखिए मुझे गौरव चाय जी, पानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं तमीज की किया। जरूरत है। आपने इंटरप्ट नहीं किया था, अब आप भी इंटरप्ट ना करें। ये भैया उद्धव का मैं अब आप उनके समय में से समय ले रहे हैं। Please, आप अपने जवाब मैंने दें। आपको मैनिफेस्टो ठीक दिया है, है। देखिए आप ऐसा इतना है, समय ना लें। देखिए ऐसा है, मैंने मैनिफेस्टो दिया है, आपने मैनिफेस्टो पढ़ने का काम किया है। और आप मुझे बता दीजिए कहाँ माइनॉरिटी कोटा। चलिए माइनॉरिटी कोटा की बात छोड़ते हैं, मैं आपको एक महाराष्ट्र का उदाहरण देती हूँ, शायद आप लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे। मराठा आरक्षण को लेकर वहाँ पे बहुत भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का जो कृत्य किया है
वो देवेंद्र फडणवीस उनके गृह मंत्री ने किया। उन पे लाठीचार्ज हुआ, बच्चों पे भी लाठीचार्ज किया, क्योंकि वो बाहर आकर अपने अधिकार की लड़ाई मांग रहे थे। इन्होंने क्या किया, हमने कहा, और ये अभी भी मेरा स्टैंड है कि अगर रिजर्वेशन देना है, किसी और के पैर पे पैर रखकर रिजर्वेशन नहीं देना है, वो 50% का जो बार है उसको उठाने का काम करना है। ओबीसी का आरक्षण ओबीसी के पास रहना चाहिए, मराठाओं को आरक्षण चाहिए, मराठाओं को मिलना चाहिए। पर वहां पर महाराष्ट्र में यहाँ पे आकर बड़ी बड़ी बात करते हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी के ही साथ इन्होंने मराठाओं को आरक्षण दिया, और फिर ओबीसी बना मराठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो इतने बेशर्म हैं कि कभी भाई भाई को लड़ाने में लगे हैं, भाई भतीजे को लड़ाने में लड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता और इनकी नैया तभी पार होगी जब इस तरीके के कृत्य करेंगे जहां पे संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। आप मुझे ये बताइए, बार बार 400 सीट से ज्यादा की मांग क्यों हो रही है? ये इनके प्रत्याशी बता रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था, आज 80 करोड़ लोगों को राशन पे निर्भर कर दिया है इन लोगों ने। ये हकीकत है। अच्छा हुआ याद दिला दिया। ऑडियंस से आ रहा अगला सवाल जी। पीछे माइक इनके पास है, खड़े होकर पूछें। हाँ, जो सैम पित्रोदा ने कहा है आज, आप सभी ने सुना होगा, वो एक कर लाना चाहते हैं जिसमें कि विरासत में जितने भी आपके पास पैसे हैं उसका 55% अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। तो मेरी मेहनत की कमाई मैंने पूरी जिंदगी कमाई और उसे 55% क्यों दे दिया जाएगा? मैडम जवाब दे देती हूं। सबसे पहले जवाब, वो एक अमेरिकन सिटीजन है, उन्होंने अपनी जो भी व्यक्त किया है व्यक्त किया होगा। डज नॉट मीन वो हमारी पॉलिसी में लागू हो या हमारी सरकार में लागू हो। एक व्यक्ति कहीं बैठकर कुछ बोल दे तो ऐसे तो कितने सारे व्यक्ति होंगे, सबके पास कुछ ओपिनियन होंगे, पर वो एक अमेरिकन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है। चुनाव चल रहे हैं, सबके पास बहुत सारी ओपिनियन होती है, हर देशवासी के पास है, हर विदेशी के पास है हमारे देश के चुनावों के बारे में। मैं उस पर जवाब नहीं देना चाहूंगी क्योंकि ऐसा कुछ लागू नहीं होने वाला है, ना कोई पार्ट है। नहीं, आपने ये बात तो बोली, नो काउंटर क्वेश्चन, सॉरी। नहीं, देखिए, लेकिन प्रियंका जी एक बात बताएं, फिर ऐसी बात करते ही क्यों है सैम पित्रोदा, जो अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दे और उसके बाद फिर सारी की सारी पार्टी और इनफैक्ट इंडिया अलायंस के नेता भी, आप जैसे नेता भी आप डिफेंड कर रहे हैं। कोई डिफेंड नहीं, मैं क्यों डिफेंड करूं एक अमेरिकन सिटीजन को? आई एम सॉरी, ये डिफेंस नहीं था, ये क्लियर कट जवाब था कि कोई एक ओपिनियन जाहिर कर रहा है और एएनआई और पीटीआई उनको मंच दे देते हैं हर चुनाव से पहले। वो मेरी गलती नहीं है। एक मिनट, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ना मैं उनकी क्लास मॉनिटर हूं, ना मैं उनकी स्कूल प्रिंसिपल हूं, ना मैं उनकी माता हूं, ना मैं किसी तरीके से उनसे जुड़ी हुई हूं जो मैं उनसे कहूंगी अरे अपना मुंह बंद रखिए। हम तो वो लोग हैं जो सबको कहते हैं अपना मुंह खोलिए, बगैर डर के बोलिए, जो बोलना है बोलिए, निर्णय हमारा होगा और निर्णय वैसा होगा जो जनता चाहती है, ना कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ निर्णय लेता है। ये तो नहीं होने वाला ना, इनहेरिटेंस टैक्स तो नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो बार-बार कांग्रेस एक और सवाल, वो पीछे जो लेटी हैं, मैं आ रही हूँ, एक मिनट, वो एक लड़की जो है पीछे खड़ी हुई है, उन्हें दे। आपका सवाल किन से है? मेरा सवाल मैम से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव गुट वाली कि शिंदे गुट वाली? असली शिवसेना वही है जो जनता के बीच में बनी रही है, जनता का पूरा प्यार ले रही है, उनके पूरे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और आप महाराष्ट्र के किसी भी जनता से पूछेंगे, अगर पूछेंगे शिवसेना किसकी है, वो कहेंगे उद्धव बाला साहेब ठाकरे की है। आप इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर लीजिए, आप ईडी का इस्तेमाल कर लीजिए, एजेंसीज का इस्तेमाल कर लीजिए, जो सत्य है वो मिट नहीं सकता। आपकी राजनीति के चलते जो हकीकत है वो बदल नहीं सकती। ठीक है, एक और सवाल दे। यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है। माइक एक, आप खड़े हो जाइए। हाँ, यहाँ पीछे जी, इन तक माइक पहुंचा दीजिए। हाँ, नहीं, कोई इग्नोर नहीं करेगा, मैं बाद में भी ले लूंगी सवाल। अब देखिए, सारे आप ही लोगों के सवाल ले लूंगी तो मेरा प्रश्न जो है गौरव भाटिया जी से है। गौरव भाटिया जी, अभी आपने इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बातें रखी हैं, क्या आपको पता है दूध का रेट क्या है? दूध और ब्रेड का रेट पता है आपको? जब 2019 में जब आप आए थे, दूध का दाम तब क्या था? सर, आप आंकड़ों में क्यों उलझाना चाहते हो? बेसिक चीजें जो है ना, उसको आपने लगभग 40-50% तक आपने बढ़ गया इस टाइम पे। एक नॉर्मल जो हम लोग घड़ी का सेल लगाते थे ना सर, 2 साल पहले 80 रुपए का लगाया था, 138% क्लियर कर दूं। आपने इतना बढ़ा दिया तो सर भाई पूछेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। ठीक है, मैं इसे आसान कर देती हूं। एक मिनट माइक ले लीजिए, मैं बता देती हूँ। इनका सवाल ये है कि वो जो महंगाई कम करने की बात हुई थी, महंगाई चरम पर है, वो कैसे कम होगी? देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको महंगाई के आंकड़े दे दिए हैं। जहां डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था, चेक कर लीजिएगा, 4.5% रहा। दूसरी बात,
पर कैपिटा इनकम 76,000 थी, 1.5 लाख रुपए हो गई, डबल हो गई, वो आप कंसिडर नहीं करेंगे। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बात बोलूंगा जो अभी कहा जा रहा था, देखिए विरासत में आप गद्दी तो ले सकते हैं, बुद्धि नहीं ले सकते हैं। और मैं क्यों कहता हूं बताता हूं आपको। योगी आदित्यनाथ जी अपनी मेहनत से, नरेंद्र मोदी जी अपनी मेहनत से संवैधानिक पद पे बैठे, जनता ने उन्हें दोबारा चुना। लेकिन उद्धव ठाकरे वो हैं जो ना अपनी पार्टी को बचा पाए, ना वो पिता की जो उनकी विरासत थी उसे बचा पाए। मीनाक्षी और जी, आज मैं शिवसेना आ रही, सोनिया काउंटर का से मौका बीच मिलेगा। में ना बोले प्लीज। देखिए, नहीं, मैं मीनाक्षी बीच में जी, उनके, काउंटर अभी मेरी बात आंसर पूरी तो नहीं हुई, करिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ बोलते रहिए मैं ना, अपनी किसी बात को पूरी करना जल्दी चाहता से, हूं। करिए। अगर वो ना बोले बीच अरे में। करिए। थैंक यू। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बहुत अच्छा। ये उद्धव सेना का ही गुण है, ना इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है जिसने कहा एकनाथ शिंदे ही जो है असली वारिस हैं शिवसेना के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे इनको विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, जनता मूर्ख है इनके लिए। तो अभी पता चल जाएगा 4 अरे, जून एक को, सेकंड। जब आपका सुपड़ा एक साफ सेकंड, हो जाएगा। मीनाक्षी जी, काउंटर, क्योंकि- काउंटर का मौका, क्योंकि ठीक है। गलत फहमी फैलाई जा रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या एक सेकंड मैडम, सुप्रीम, हाँ महंगाई पे भी हम आएंगे, पर एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा जो एकनाथ शिंदे हैं इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर हैं और उसको आप नकार नहीं सकते। आप तो लॉयर हैं, आपको पूरा केस पढ़ लेना चाहिए था। एक चीज़ मुझे आपको जवाब देना था, आपने वो सैम पिट्रोडा के बारे में कहा था। अमित मालविया जी को तो आप लोग जानते होंगे कौन है, इनके रोज सवेरे एक नया झूठ फैलाने वाले इनके आईटी सेल के हेड हैं। उन्होंने जयंत सिन्हा जी का एक ट्वीट शेयर किया था, एक आर्टिकल शेयर किया था जो इनहेरिटेंस टैक्स पर ही था, जहाँ जयंत सिन्हा जी जो इन्हीं के मंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था इनहेरिटेंस टैक्स इज अ वेरी गुड आइडिया। उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के लिए आर्टिकल लिखा था 2018 में, और अमित मालविया जी उसको कोट ट्वीट कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एक इनहेरेंट टैक्स होना चाहिए। तो अब आप देखिए, जो सहमत थे वो अब अपनी राजनीति के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। थोड़ा तो हास्यास्पद है, थोड़ी अपनी हिपोक्रेसी को संभालिए, थोड़े अपने दांत दिखाने वाले और खाने वाले में अंतर दिखाइए। चलिए, काउंटर का दोनों को मौका मिला। अब हम अपने इस कार्यक्रम के फेस ऑफ के आखिरी हिस्से में हैं, राउंड 5, और ये आखिरी राउंड है जहां पर आप दोनों को 1-1 मिनट का मौका मिलेगा। आप जनता को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं वो आपकी पार्टी के लिए वोट क्यों करे, और ये जो दावा किया जा रहा है 400 पार का, या जो दावा इंडिया अलायंस की ओर से किया जा रहा है कि इस बार सत्ता के शीर्ष पर इंडिया अलायंस होगी, तो ये कैसे होगा? पहला मौका आपको। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं, 22 साल संवैधानिक पद पे रहे हैं, गंगा जल की तरह पवित्र हैं, उन पे कोई आरोप नहीं लगा पाया, इसलिए जनता चुनेगी। इसलिए चुनेगी कि उस व्यक्ति के पास 5 साल का खाका है और अगले 25 साल की विजन है, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, इसलिए चुनेगी। इसलिए चुनेगी कि जब हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे तो ये वीवीआईपी चॉपर लेते थे, 2,36,000 बुलेट प्रूफ जैकेट लाए तो नरेंद्र मोदी जी लाए। इसलिए चुनेगी क्योंकि हम चाहते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी शक्ति कोई बने तो भारत देश बने। इसलिए चुनेगी क्योंकि धर्म के आधार पे नहीं, संविधान के आधार पे चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी देश को। और इसलिए चुनेगी क्योंकि हम सबके मन में भी ये भावना है कि हिंदू पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सहिष्णु है, और अगर हिंदू को कोई समाप्त करने की बात करेगा तो एक व्यक्ति रक्षक बन के आएगा, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, ये सोचने की भी जुर्रत ना करें कि हिंदू कभी खतरे में आएगा। हिंदू नरेंद्र मोदी जी से पहले भी लड़ाई लड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के बाद भी लड़ाई लड़ता रहेगा। वो मुगल हो, ब्रिटिश साम्राज्य हो, हमने ये लड़ाई लड़ी है, सदियों की लड़ाई लड़ी है। हिंदू के रक्षक सिर्फ आप ही नहीं हैं, हम एक एक जन जो यहाँ पे हिंदू है वो रक्षक है। तो ये तो आप अपनी 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 बातें अपने पास रखिए। दूसरी बात, आज इंडिया अलायंस क्यों जीत कर आएगा? क्योंकि इंडिया अलायंस ने बाकायदा बार बार हर प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज़ रखी है, मन की बात नहीं कही है, जन की बात कही है। उन्होंने महंगाई के बारे में बात की है, उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बात की है, उन्होंने पर कैपिटा इनकम के बारे में बात की है। 2014 में 2024 बुलेट ट्रेन लाने वाले, 2014 में 2024 तक किसानों को आमदनी दुगनी देने वाले, 2014 से लेकर 2024 तक 20 करोड़ रोजगार देने वाले।
आज आप लोगों ने कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया होगा, जो आप 2045 के सपने देश को दिखा रहे हैं और उनको बहका रहे हैं? हम वो काम करेंगे, हमने काम किया है। आज मैं कहती हूँ एक और चीज़ कहूँगी, 400 बस 10 सेकेंड लूँगी। 400 सीट का नारा देने वाले और 400 सीट का हवाला देने वाले, मैं उनको याद दिला दूँ, इतिहास में ये भी गवाह है कि जब लिबरलाइजेशन हुआ था, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। अगर देश के लिए काम करना है तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो काम करती है वो अपने हित के लिए करती है, जनता के हित के लिए नहीं करती है, मन की बात करती है, जन की बात नहीं करती है। मैं एक लाइन अर्ज कर दूं बस, ये आखिरी वर्ड इनको देना है, अगर उनको सेकंड देना है तो हम भी लेंगे। अच्छा, चलिए रहने आपने दीजिए। 10 सेकंड मैं ऊपर समझता दिया। हूँ कि कहीं बौखलाहट में ऐसा ना हो कि उन्हें बुरा लग जाए। बिल्कुल सिर्फ नहीं। इतना ही कहूंगा, शान में अर्ज किया है भारत की, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। वो हिंदुओं रोक के लिए भी सके तो लागू रोक होता है, वो हिंदुओं के लिए भी लागू होता है। Thank you. अब ये जीत का रास्ता, गेटकीपर नहीं बन सकते हिंदू धर्म के। अब ये जीत का रास्ता इस देश की जनता किसके लिए तय करने जा रही है, ये नतीजा तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन कई फेज के चुनाव अभी बाकी हैं। जरा गौर से सोच समझ के हर नेता, हर प्रवक्ता के वादों को इवैल्यूएट करके जरा ईवीएम का बटन दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू।